कार्यकारी आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपको संबोधित इजाजत चाहूंगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। प्रेस के मेरे तमाम साथियों को सबसे पहले मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर आपसे चर्चा कर रहे हैं, हमारी बात रख रहे हैं। आपने देखा होगा कि सितंबर 2023 में महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम एनडीए सरकार लेकर के आई थी और उसमें संवैधानिक जो संशोधन करने थे वो संवैधानिक संशोधन सर्वसम्मति से करने के बाद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 22 सितंबर को पारित हो गया और 33% आरक्षण जनगणना करने के बाद में परिसीमन करके और दिया जाएगा, ये संशोधन कराया गया। उस वक्त कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने ये मांग रखी थी कि इसको तत्काल प्रभाव से 33% महिलाओं को आरक्षण देने का हमको कानून पारित करना चाहिए। इसको जनगणना से और डिलिमिटेशन से नहीं जोड़ना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी जो आज राष्ट्र के नाम संबोधित करके या लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से अपना वक्तव्य दे रहे हैं और निराशा बता रहे हैं कि विपक्ष ने हमारा साथ नहीं दिया, उन्होंने कहा नहीं, हम जो कानून ला रहे हैं उसका आप समर्थन करो। क्योंकि कांग्रेस पार्टी 1996 से लेकर के 2004-05 में भी प्रयास किए, 2010 के अंदर हमारे समर्थन से देवगौड़ा जी की सरकार थी, तब भी ये कानून पारित कराया राज्यसभा के अंदर। लेकिन इसी बीजेपी और उसके साथ के लोगों ने विरोध करके 33% जो मातृशक्ति को आरक्षण दिया जाना था उसका विरोध करते हुए वो कानून पारित नहीं होने दिया। जबकि जब 2023 में ये अपनी शर्तों के साथ में लेकर के आए, उन शर्तों से कांग्रेस पार्टी विपक्ष समर्थन नहीं करता था, लेकिन चूंकि मातृशक्ति को आरक्षण देने के लिए उन्होंने सरकार का पूरा समर्थन दिया और केवल 2 कोई थे, उनके अलावा सर्वसम्मति से ये कानून पारित हो गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर के 22 सितंबर 2023 को जश्न मनाया और कहा कि ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि हमने मातृशक्ति को 33% आरक्षण दे दिया। चलिए साहब, 2023 के बाद में उन्होंने इसको भुनाया, 2024 में ये फिर सत्ता में आ गए। चूंकि इनको 2021 के अंदर जनगणना करनी थी, इन्होंने नहीं की। 2024 में आने के बाद में इनको जनगणना शुरू करनी थी, नहीं की। और जनगणना ही 3 साल तक शुरू नहीं की, बल्कि उसका गजट नोटिफिकेशन भी उस कानून का नहीं किया। और चलते चुनाव में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में
हार से बौखला करके एक षड्यंत्र रचा गया। दो षड्यंत्र थे। एक तो पूरे देश की इस प्रकार से मनमर्जी का परिसीमन करके ऐसा कब्जा कर लें कि फिर उसके बाद में दूसरी कोई पार्टी कभी जिंदगी में जीत ही नहीं सके, यही राज करें। और दूसरा, चुनाव के अंदर इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे ले सकें। इस षड्यंत्र के तहत स्पेशल सेशन 16 तारीख को बुलाया गया और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से डिलिमिटेशन का संवैधानिक संशोधन लेकर के आए। और वो संशोधन क्या लेकर के आए कि जो हमारे पास में उपलब्ध जनगणना के आंकड़े हैं उसके आधार के ऊपर हमें छूट दे दी जाए कि सरकार एक साधारण बहुमत वाले बिल से पास करा करके मर्जी आए जैसे परिसीमन कर सके। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से कि ये अकल आपको कितने रुपए में कहां से खरीदी कि उस दिन 2023 को आपके पास में नहीं थी और जातिगत जनगणना की मांग हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की, उसके ऊपर आपने घोषणा कर दी और उसके बावजूद भी जानबूझ करके 2 साल तक आप जनगणना आपने शुरू नहीं करवाई। और अब जातिगत जनगणना शुरू हो गई और इनको पता लग गया कि हमें विपक्ष के दबाव में देश के लोगों की, जनता की आवाज के ऊपर जातिगत जनगणना हमारी मजबूरी हो गई है। अगर जातिगत जनगणना हो गई तो हमको ओबीसी को आरक्षण देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। और वो ओबीसी को आरक्षण देना नहीं चाहते और मनमर्जी का डिलिमिटेशन हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मनमर्जी के डिलिमिटेशन के लिए एक आनन फानन में 131वां संविधान का संशोधन लेकर के आए और जिसमें 2011 की जनगणना, 850 लोकसभा की सीटें और केवल स्पष्ट बहुमत के आधार के ऊपर हम डिलिमिटेशन तय कर दें। डिलिमिटेशन का जो चेयरपर्सन होगा वो ये नियुक्त करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका प्रवक्ता बीजेपी का बना हुआ है ही है और ये लोग बाग मिलकर के लोकसभा अध्यक्ष इनका है ही है। अधिकतर विधानसभाओं में इनके शासन है ही हैं, विधानसभा अध्यक्ष इनके हैं ही हैं। तो जो भी उस परिसीमन आयोग के अंदर जो मनोनयन किया जाएगा वो इनकी मर्जी से किया जाएगा और उस मर्जी से बना करके इस देश के पूरे का भूगोल चेंज कर दें और इतनी सीटें जहां पर इनका बहुमत है वहां पर इतनी सीटें बढ़ा दें कि हमें साउथ के स्टेट की या दूसरे छोटे मोटे स्टेट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और जो असम और जम्मू कश्मीर में इन्होंने परिसीमन किया, वैसा गंदा परिसीमन, वैसा असंवैधानिक परिसीमन, अपारदर्शी परिसीमन ये पूरे देश में कर करके देश की संस्थाओं पे कब्जा कर लिया और इसके ऊपर, इसके आधार के ऊपर वो मर्जी आई जैसे परिसीमन करके और अपने लिहाज से सीटें बना करके देश में सत्ता में कायम रह जाएं। और जहां 2-3 स्टेट जहां ये सीटें बढ़ जाएं वहां पर आनन फानन में रेवड़ियां बांटो, कुछ भी करो, पैसे दो, लुटाओ खजाना देश का। जिन स्टेट से टैक्स का रेवेन्यू कलेक्शन आता है उन स्टेट्स की जरूरत ही नहीं है इनको और पूरे देश के 80% इलाके का जो टैक्स का पैसा 80% पैसा आता है वो लुटा करके 20% 4 स्टेट्स में लुटाओ और वहां से सांसद जिता करके पुनः देश की सत्ता के ऊपर काबिज हो जाओ। ये जो षड्यंत्र किया गया है, मैं समझता हूं कि इस षड्यंत्र को हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों ने पहचाना और स्पष्ट सवाल पूछा कि आप मौजूदा
543 के ऊपर आप 33% आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते? आप 2026 में जनगणना थी, आपने डिले क्यों की? और अब भी अगर आप जातिगत जनगणना कर रहे हो तो जातिगत जनगणना और जनगणना के आंकड़े आने के बाद में परिसीमन आयोग बना करके आप इन माता बहनों का जो नारी जो आदि आबादी है हमारी, उसको आप आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते हो, ये बता दीजिए। इसके ऊपर रोना धोना चालू हो गया। और बेशर्मी की तो हद तब हो गई जब हमारे देश का प्रधानमंत्री चलते चुनाव में इस तरह की बातें करे और उसके बाद में राष्ट्र के नाम संबोधन, और वो भी इतनी निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करते हुए, और चुनाव को प्रभावित करने के लिए आंखों में पानी ले आए कि मैं इतनी माताओं की इज्जत करता हूं, नारियों की इज्जत करता हूं, और मैं ये नहीं करा पाया, मैं माफी चाहता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी को बताइए, देश के लोगों को बताइए कि आपने 22 सितंबर 2023 को ये बिल पारित करने के बाद में आप लगातार सत्ता में हैं, आपने जनगणना क्यों नहीं चालू करवाई, लेट क्यों कराई? आप ये बताइए कि इस 22 सितंबर 2023 के जिसमें 33% आरक्षण मात्र शक्ति को मिलना है, उसमें आपने गजट नोटिफिकेशन 15 तारीख को रात को क्यों किया? किसी संविधान विशेषज्ञ ने इनको बताया कि आप संविधान संशोधन लेकर के उस एक्ट के लिए ला रहे हो जिस एक्ट का अस्तित्व ही नहीं है। जब इस एक्ट का अस्तित्व ही नहीं है तो संशोधन किस बात का लेके आ रहे हो? वो तो कानून ही नहीं बना, और जब कानून ही नहीं बना तो उसमें संशोधन हो ही नहीं सकता। तो रात को 11 बजे उन्होंने गजट नोटिफिकेशन किया। चलिए, मजबूरी में किया, लेकिन हो गया। अब रोना धोना किस बात का है? आपका जनगणना का जो रजिस्ट्रार जो पूरे देश का है, वो ये कह रहा है कि हम मार्च 2027 में जनगणना के आंकड़े उपलब्ध करा देंगे अधिकृत रूप से। तो 2027 से 2029 के बीच में 2 साल हैं। आजकल सब कुछ डिजिटल है, जातिगत जनगणना भी आ जाएगी, परिसीमन आयोग बना दीजिए, 33% आरक्षण, ओबीसी, एससी, एसटी सबका 33% आरक्षण दे दीजिए। आप ये इस तरीके से क्यों भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, ये मैं पूछना चाहता हूं। अभी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर एक पर्ची आई दिल्ली से, एक मैडम मंत्री हैं कोई, वो लेकर के आई थी, और हमने सबने देखा, उन्होंने दिए कि इसके अलावा कुछ नहीं बोलना, यही पढ़ना आपको, क्योंकि पढ़ने में भी गलती कर लेते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। तो उनको थोड़ा शंका था, मैंने सुना है वहाँ पर कि उनको कहा गया कि जितना है देख देख के बोल देना, अपनी तरफ से भाषण मत देना। उन्होंने देख के पढ़ा, उसमें भी कई गलतियाँ तो है। लेकिन आप बताइए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ये कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ये कर रहे हैं, नारियों को, हमारी मातृशक्ति को 33% आरक्षण देना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी को बना देते ना, मना कौन कर रहा था? नाम तो पर्ची तो उनकी आई थी, आपकी कैसे निकली? यहाँ तो एक मुख्यमंत्री तो बनाते। हमने चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पहले कांग्रेस ने बनाए, इन्होंने आज तक नहीं बनाया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी महिला बनी, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी जी बनी, राष्ट्रपति हमारी प्रतिभा पाटिल जी बनी, और आप बात कर रहे हो कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। आप महिलाओं के लिए कितनी इज्जत करते हैं हमें पता है कि हमारी नेता सोनिया गांधी जी के लिए आप किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग लोकसभा के अंदर पटल के ऊपर करते हैं, आप स्पीच में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो पूरे देश की जनता देख रही है और आपका मूल्यांकन भी कर रही है। मैं समझता हूं कि 2011 की जनगणना से किस प्रकार से आप देना चाहते हो, जो मेरी समझ में आया वो मैं बता रहा हूं
कि 2011 की जनगणना इसलिए लेना चाहते हैं कि इनको जातिगत जनगणना के बाद में ओबीसी को भी इनको आरक्षण देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और ये नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते। दूसरी बात, इसमें एक छुपी हुई बात है कि ये इस प्रकार का बिल लेकर के आए थे कि इनको केवल साधारण समर्थन बहुमत के आधार के ऊपर इनको हक मिल जावे कि ये मर्जी है जिस जनगणना का प्रयोग कर सकते हैं, जो आज का वर्तमान कानून इनको इजाजत नहीं देता है। अगर ये तीनों बिल पारित हो जाते तो उसके बाद में ये साधारण बहुमत के आधार के ऊपर तय कर देते कि हमको 2011 की जनगणना लेनी है, या हमको ये जनगणना लेनी है, या ये जनगणना लेनी है। जो भी पहले भी डिलिमिटेशन 3-4 बार हुए हैं, आप सबको पता होगा। मैं बता देता हूँ। 1935 में प्रक्रिया हुई, 50 में प्रथम परिसीमन, 52 में, 63 में, 73 में, और 73 की जनगणना फ्रीज हो गई थी 1973 में। तो मैं समझता हूँ कि अब कह रहे हैं कि 815 सीटें करेंगी, 850 से ज़्यादा नहीं होगी। आप कौन होते हो ये तय करने वाले? ये तो डिलिमिटेशन आयोग करेगा, वो देखेगा। आपके पास तो जनगणना भी नहीं है अभी तक। इसका मतलब यह है कि आप पूरे तरीके से तय करके बैठे हो कि कैसे 3-4 राज्यों के अंदर जो आज इनका बहुमत है, वहाँ की संस्थाएं पूरी कैप्चर कर रखी हैं, और वहाँ पर इतनी सीटें बढ़ा लें, और फिर चुनाव आयोग इनकी कठपुतली बना हुआ है ही है। परिसीमन आयोग भी इन्हीं को बनाना है, इसलिए जो अमित शाह जी और मोदी जी चाहेंगे वही बनेगा, कोई हमारे कहने से तो बनेगा नहीं। उसके बाद में मन मर्जी देश में राज करें, और बाकी 80% देश के जनता, देश के स्टेट्स जो टैक्स में उनका देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, उनको नगण्य भूमिका में ला करके खड़ा कर दो। एक तरफ कह रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत करेंगे, ये 2047 में विकसित भारत नहीं। अगर ये बिल पारित हो जाते तो ये 3 और 4 स्टेट के अलावा, जैसे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर में 3 साल में नहीं गए, वैसे किसी स्टेट में आगामी 30 साल में भी ये नहीं जाते, क्योंकि उनको लेना देना ही नहीं है। 10, 20, 50, 150 बैठे रहेंगे कोने में। इनको तो जो करना है वो यहीं उत्तर प्रदेश, बिहार में यहीं कर आके और रेवड़ियाँ बांट करके संस्थानिक संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके ये कर लें। तो मुख्यमंत्री जी को मैं दोष ज़्यादा इसलिए नहीं देता कि उनको तो जो है वो एक पर्ची आई और पढ़नी पड़ी, और एक हमारी बहन मंत्री भी थी, कोई आई बताई, उन्होंने तो पता ही नहीं क्या क्या कह दिया कि मेरे तो मकान ही बनवा दिए। तो मकान की क्या बात कर रहे हो? आपको तो मंत्री बना दिया ना, मकान बना दिए कि मेरे छप्पर था, मेरा मकान बना दिया मोदी जी ने। मोदी जी हैं, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, बना सकते हैं, लेकिन इससे आम 50% आबादी का भला कैसे हुआ, ये मैं पूछना चाहता हूँ। वसुंधरा जी का जो हाल कर ही रखा है, सबको पता ही है, मातृशक्ति का। दिया कुमारी जी को बोलने नहीं दिया, बताया आज। अब आप बताओ, आपकी उप मुख्यमंत्री है और आप बराबर में बैठा रहे हो, और बराबर में बैठा करके नमस्ते राम राम यही करने का मौका नहीं दे रहे हो मीडिया के सामने। किस मातृशक्ति की इज्जत की, किसके अधिकारों की बात कर रहे हो? उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, हमने देखा है, न उनके कहने से कोई अधिकारी लगते, न उनको कभी बजट से पहले कोई परिचर्चा में उनको बुलाया जाता, न उनके खुद के डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक में बुलाया जाता, न उनको 100 रुपये की भी बजट में घोषणा नहीं करने दी जाती, और आज तो बैठा करके बेइज्जती और कर दी कि उनको बोलने तक नहीं दिया गया। क्या हो जाता, 10 मिनट और बोल जाते। आज हमारी सारिका जी आई हैं, तो अगर मैं इनको बोलने का मौका ही नहीं दूं और फिर मैं महिलाओं की मातृशक्ति की बात करके यहाँ से चला जाऊं, मतलब क्या है इस बात का? तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्थिति बन रही है वो बहुत ही है, देश के लोगों ने इस बात की खुशी मनाई है कि ये जो पूरे देश का
बंटाढार करना चाहते थे, वो बंटाढार इंडिया गठबंधन के लोगों ने बचा लिया। इस देश में आग लग जाती, नफरत फैल जाती, और जो साउथ के स्टेट्स हैं उन्होंने तो कितना खतरनाक अल्टीमेटम दिया था। इन्हीं के नेता जब 2010 का उठा लो, 5 का उठा लो, बाद का उठा लो, जब जब भी महिला आरक्षण का बिल आया, तब चाहे जेटली जी ने बोला, सुषमा स्वराज जी ने बोला, लोकसभा के अंदर हमारे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने बोला, इन्होंने कहा ये साधारण मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, सबका समर्थन, सर्वसम्मति बनानी जरूरी है। यही जेटली जी ये कहते थे कि ऐसे नहीं कर सकते आप, और आज वो जेटली जी भी गए, उनकी बात की भी कोई नहीं, वाजपेयी जी ने जो बयान दिया उसका भी इनके कोई महत्व नहीं है, और दूसरे नेताओं ने जो बोला उसका भी नहीं। योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री का आज मैं देख रहा था, अखिलेश यादव जी की पीसी थी, उसके अंदर उन्होंने चलाया था उनका बयान कि नहीं ऐसे कैसे कर सकते हो आप, सर्वसम्मति बनाओ, ये देश का मुद्दा है, ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है। और आज कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का मुद्दा है। मैंने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने तय कर लिया, बीजेपी भी चुप रहो। इनके 14 सांसद तो इनके साथ में रहे नहीं, वोट देने ही नहीं आए। आप देखिए एनडीए गठबंधन के 14 लोग तो वोट देने नहीं आए इनके समर्थन में, और ये बात कर रहे हैं। इन्होंने कौन सी सर्वदलीय बैठक बुलाई, कब इन्होंने कांग्रेस से चर्चा की? मर्जी है जैसे कह दिया मैं आधे घंटे में प्रस्ताव ला दूंगा, आधे घंटे में तो इस्तीफा होता है। मोदी जी का इस्तीफा दिला दो, देश भी आराम पाएगा, मातृशक्ति को भी उसका हक मिल जाएगा, निश्चिंत मान के चलिए। अगर इनको देना ही था, इनकी मंशा ठीक होती तो 2021 से जनगणना पेंडिंग थी। ये जिस दिन ये बिल 2023 22 सितंबर को पारित कराया था, उस बिल के अंदर इनको ये शर्त दोनों डालनी ही नहीं थी, और अगर आज भी इनको संशोधन कराना था तो उन दोनों शर्तों को खत्म कर देनी चाहिए थी ना, और 33% एज इट इज के ऊपर 33% दे दो। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तो आज भी कह रही है कि आज ही घोषणा करो आप, और कल लेकर के आओ बिल, 1 घंटे में लोकसभा और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा कि जो वर्तमान है उसके अंदर 33% नारियों को, हमारी माता बहनों को, मातृशक्ति को आरक्षण दिया जाता है। ये तो राजीव गांधी था जिसने पंचायत राज नगर निकाय के अंदर ओबीसी को भी दिया और महिलाओं को भी 33% आरक्षण दिया, और आप लोगों ने, इसी बीजेपी ने विरोध भी किया था। और आज यहाँ राजस्थान के अंदर कितनी 33% नगर निकाय के लगभग 305 नगर निकाय हैं, और 14,000 के लगभग हमारी ग्राम पंचायतें हैं, हमारे 40 जिला हैं और पंचायत समितियां हैं, उनके अंदर प्रधान 33%, जिला प्रमुख, चेयरमैन, वार्ड पार्षद, पंचायत समिति, जिला परिषद बन जाते। 1.5 साल से कुंडली मारे क्यों बैठे हो भाई, क्यों बैठे हो आप बताइए ना। आप न कानून को मानते, न संविधान को मानते, केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने का आपने ठेका उठा रखा है। अब जनता समझ में आ गई है, और मुझे तो जो आसार लग रहे हैं कि 2029 तक ये सरकार दिल्ली में इस वर्तमान परिस्थिति में नहीं रह सकती। बीजेपी के अंदर भी बगावत होगी, एनडीए के अंदर भी बगावत होगी, और जनता भी अब समझ चुकी है, अब इनको किसी प्रकार का समर्थन देने वाली नहीं है। इसलिए जो भी ये करेंगे, हमने भी तैयारी कर रखी है। आज इन्होंने की, हमने आपको 1 घंटे बाद में बुला लिया। हमने तय कर लिया हर जिले के अंदर हमारी महिला नेत्री को 50 जिलों के अंदर 50 हमारी बहनों को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेजेंगे, इनकी सच्चाई बताएंगे, और वो खुद अपने बयान से बताएंगी कि किस प्रकार से ये केवल और केवल भ्रमित करने का काम करते हैं। इनको मातृशक्ति के सशक्तिकरण या उनको जो 33% लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने का इनका कोई इरादा नहीं है, कोई मंशा इनकी नहीं।
सारिका जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी बात और कल पिछले सप्ताह से पूरे 5-6 दिन हो गए हैं, पूरे देश के अंदर एक बहुत ही भ्रम की स्थिति बीजेपी ने बना रखी है। 16, 17, 18 को विशेष एक सत्र बुलाने का इन्होंने अनाउंसमेंट किया और तमाम देश की 50% जो आबादी थी उसमें मैं अपने आप को भी शामिल करती हूँ, एक उम्मीद की किरण और उम्मीद की नजरों से, हालांकि इनसे उम्मीद करना मूर्खता है, क्योंकि जब जब इस देश ने उम्मीद की नजर से इनको देखा है, इन्होंने हमेशा देश को निराश ही किया है, जुमले फेंक करके, झूठ बोल करके। लेकिन फिर भी जब इन्होंने चुनावों के बीच में इस तरीके की बात कही तो आधी आबादी को एक उम्मीद की किरण नजर आई। मैं खुद बहुत उत्साहित थी कि शायद अब वो समय आ गया है, इनको सद्बुद्धि मिल गई है और देश की आधी आबादी को विधानसभा में और संसद में 33% प्रतिनिधित्व की बात जो पिछले लंबे समय से 1993 से जो राजीव जी के समय में शुरू हुआ और अब तक जिसका दबाव कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर हर स्तर पर बनाया, उसकी परिणति होगी और इनको सद्बुद्धि ऊपर वाले ने दी है और ये हमें हमारा हक देंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से जो पूरा का पूरा घटनाक्रम चला और वो कल आकर के 8:30 बजे मोदी जी की चिर परिचित रोने के अंदाज पे आकर के खत्म हो गया। पूरा देश, उन्होंने एक बात कही, बहुत बार बार उस बात को रिपीट किया कि इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। मैं महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए इनको ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल देश की महिलाएं आपको कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि जो उम्मीद ये महिला ताकत देख रही थी, आधी आबादी देख रही थी कि आप उनको राजनीतिक रूप से सशक्त करने का एक अच्छा काम करने वाले हैं, उसमें आपने पूरी तरीके से देश की आधी आबादी को हतोत्साहित किया है, निराश किया है। एक और महत्वपूर्ण बात जिसको बार बार इन्होंने ये कहा कि देश की महिलाएं इस पाप के लिए आपको माफ नहीं करेंगी, मैं कहना चाहती हूँ कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो बाद में आता है, पहले सामाजिक और व्यक्तिगत सम्मान की बात होती है। इस देश की महिलाओं के साथ में पिछले 11 साल से जब जब जो अत्याचार दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं, चाहे आप मणिपुर की बात करिए, चाहे उन्नाव की बात करिए, हाथरस की बात करिए, अंकिता भंडारी की बात करिए, पहलवान बेटियों की बात करिए, एक दिन ना तो मोदी जी के मुंह से एक आवाज निकली और ना इनकी जो भाजपा की नेत्रियां कल जो प्ले कार्ड दिखा रही थी, ना उनके हाथ में कोई प्ले कार्ड आए। उनकी इतनी गरीबी छा गई, उनके शब्दों की गरीबी छा गई कि वो एक लाइन बोल करके भी उनके प्रति संवेदना व्यक्त नहीं कर सकी। तो मैं मोदी जी को और पूरी बीजेपी की तमाम जो महिला नेत्री हैं उनको ये कहना चाहूंगी कि हम आपसे ये उम्मीद तो कर रहे थे, आप राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात तो हम आपसे सोच ही नहीं सकते कि आप वो कर सकते हो, लेकिन ये तो आप कर सकते थे, वो भी आपने नहीं किया। आपने हमेशा इस देश की महिलाओं को निराश किया है और अब बात जब यहाँ तक पहुंच गई है, इन्होंने कैसे कैसे प्रपंच रच के इस हमारे प्रतिनिधित्व को एक बार फिर से अटकाने का काम किया है। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के परमिशन से ये कहना चाहती हूँ कि पूरी महिला जो ताकत है, चाहे वो महिला कांग्रेस है और हमारी महिला जो कांग्रेस की नेत्रियां हैं, हम सब मिलकर के एकजुट होकर के प्रदेश से लेकर के जिला स्तर और ब्लॉक स्तर तक एक पूरी ड्राइव चलाएंगे, पूरा अभियान चलाएंगे, इनको बेनकाब करेंगे कि महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच में इन्होंने कैसा रोड़ा अटकाया। कल पीसीसी में हम बाहर नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करेंगे, उसके बाद में हम बीजेपी जो कार्यालय है उसका घेराव करने के लिए कार्यालय की तरफ मूव करेंगे। कल हमारे इस प्रदर्शन में हमें ताकत देने के लिए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष अलका लांबा जी भी हमारे बीच में उपस्थित रहेंगी और हम कल से जो हमारा ये एक अभियान हम शुरू करेंगे बीजेपी को, और जो ये महिला विरोधी सरकार है, नरेंद्र मोदी जो महिलाओं के नारी वंदन की आड़ में जो महिलाओं के साथ में इन्होंने इतना बड़ा अत्याचार और ये घटना इन्होंने की कि हमें हमारे राजनीतिक लाभ के जो हमें मिलने वाला था उसके बीच में इन्होंने इतनी बड़ी दीवार जो खड़ी की है, हम पूरे देश की और खासकर राजस्थान की मैं बात करूं, हम राजस्थान के कोने कोने तक सभी महिलाओं तक पहुंचेंगे और उनको इन बेनकाब करने का काम हम करेंगे। कोई बात सब छिक ओके जग जाए छिक
बता रही थी, तो क्या प्रधानमंत्री जी का मगरमच्छ के आंसू था या पछतावा के आंसू था? आप क्या कहेंगे? चुनाव जीतने के लिए मगरमच्छ के आंसू थे। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जीतने के लिए मगरमच्छ के आंसू से दिखाने के लिए थे, वरना तो कानून तो पारित हो गया था। उन्होंने जश्न भी 22 सितंबर को मना लिया था। सब जगह ये हर जगह ये कहते घूमते हैं हर चुनाव में कि हमने 33% मात्र शक्ति को आरक्षण देने का कानून बना दिया। अब ये लोगों को पता नहीं था कि वो कानून बना करके उसका नोटिफिकेशन ही नहीं किया था। ये तो जब पता चला, जब लोगों ने, संविधान विशेषज्ञों ने कहा कि आप संशोधन किसका कर रहे हैं, 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम का, तो वो तो गजट नोटिफाइड ही नहीं किया आपने, तो मरी हुई चीज का क्या संशोधन करोगे? जिंदा ही नहीं है, इसको जिंदा तो करो। तब रात को 11 बजे जिंदा किया गया और फिर संशोधन पेश किया गया। गिरना तय था, पता तय था, परिणाम का पता था, रोने का हमको भी पता था, देश को भी पता था। इस रोने धोने से, इस विलाप से कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। अब समय चला गया है, लोग समझ गए हैं वास्तविकता सच्चाई क्या है। अब न इनको पश्चिम बंगाल मिलेगा, न इनको तमिलनाडु मिलेगा, और न आने वाले समय में इनको देश मिलेगा। गोविंद जी भाई साहब, आपने एक सवाल और रखे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी महिलाओं को सम्मान करना नहीं जानते हैं, यानी कि जो डिप्टी सीएम हैं उन्हीं को उन्होंने मौका नहीं दिया। तो क्या अब आप बताओ ना, आज तक उनके साथ बैठ करके कभी दिया हो तो बता दो। आपने एक भी बजट चर्चा 1-1.5 महीने चलती है, एक दिन भी बता दो। उनकी खुद की समीक्षा बैठक में एक दिन भी बता दो, और सब चीजों को छोड़ दो, कोई बात नहीं। आज जब उप मुख्यमंत्री एक महिला प्रतिनिधित्व या आधी आबादी को प्रतिनिधित्व करती है, तो उनको 2 मिनट बुलवा देते तो इनका मान सम्मान घट जाता क्या? ये तो घोर अपमान है, वहां बैठा करके अपमान किया गया है। मैं सारिका जी को या तो कहता नीचे चेंबर में बैठो, अगर मैं मेरे बराबर बैठा रहा हूं और इनको बोलने का मौका ही नहीं दे रहा हूं, तो फिर तो मैं तो इंसल्ट ही कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं आप बताओ। मिठाई की क्या, जब बाहर आकर के कोई बाइट के यूट्यूबर को दिया बताते हैं। ये सम्मान है मातृशक्ति का। पर्ची तो उन्हीं की आई थी लेकिन इन्होंने चुरा ली। अब वो मोदी जी का, उनका नड्डा जी का, अमित शाह जी का, इनका क्या था आपस का कोई था, उसमें बाजी मार ली इन्होंने, कोई बात नहीं। लेकिन आज तो जब बैठा लिया तो उनसे 2 बात कहलवानी चाहिए थी कि वो उनके क्या विचार। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है, महिलाओं को आगे लाने में दिक्कत होती है। तो 33% आरक्षण नगर निकाय पंचायत राज में किसने दिया? आप बताओ। अपने तो राजस्थान की बात है तो राजस्थान की बात कर लेते हैं। और देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बन गए क्या? सोनिया जी बन गई क्या? प्रियंका जी बन गई क्या? आप बताओ। ऐसी बातें करते हैं क्या पूरे देश के अंदर इनमें नहीं है क्या परिवारवाद? अमित शाह जी के बेटे क्या कर रहे हैं, किस चीज़ के वो अंदर हैं? इनके यहाँ जो मंत्री हैं उनके बेटे तो सारे आरसीए के अंदर जो हलवा पूड़ी खाने के लिए लगे हुए हैं, लाइन में कतार में लगे हुए हैं। बताओ आप, अरे ये हमसे बात करते हैं। तो राजस्थान में भी चुनाव नहीं हो रहे हैं, पंचायती राज। हाँ, नहीं हो रहे हैं भाई साहब। है इसमें क्या है, राजा का क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, 100% होना चाहिए। 33% मात्र शक्ति का इसमें आरक्षण है 73वें और 74वें संविधान संशोधन से, और बराबर प्रतिनिधित्व मिलता है। उस प्रतिनिधित्व पे कुंडली मार करके बैठे हैं और भाषण दे रहे हैं थोते, और दिया कुमारी जी को बराबर बैठा के इंसल्ट कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हम मात्र शक्ति की इज्जत करते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर भी क्या पर्ची आएगी क्या? हैं? पंचायत चुनाव को लेकर भी क्या पर्ची आएगी क्या? मुझे तो पहले दूसरी आती लगती है। बदलाव की पर्ची कितना महत्व दिया है महिलाओं को? हैं? महिलाओं को पद देने में कितना महत्व दिया है संगठन सृजन में? वो तो मदन राठौड़ जी को पूछो, एक्सपोर्ट माल बताते हैं। हमारी बहनों को एक्सपोर्ट माल बताते हैं। और वसुंधरा जी के लिए क्या बोलते हैं, रोजाना यही बनेगी क्या? सर, महिला सशक्तिकरण की बात
भाई साहब बड्डोड़ा कोई हुआ कोई छोड़ के हम छोड़ो ना सर 21 तारीख को मोदी जी का रिफाइनरी दौरा है, लेकिन वहाँ पर भीड़ करने के लिए 11वीं और 12वीं के बच्चों को बुलाया जा रहा है भ्रमण के तौर पर। फिर भी नहीं होगी भीड़, फिर भी नहीं होगी। ओके थैंक यू। हाँ वो शॉर्ट में हाँ शॉर्ट